पार्टनरशिप के बारे में स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बताया आपको कि कैसे फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर है वो करता होता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और फिर लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि कोई भी दो फैमिली के मेंबर अपने बिज़नेस को चाहे तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं, या अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो पार्टनरशिप के रूप में भी अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, या मतलब अगर कुछ शर्तें वो फॉलो करें तो ठीक है। अगर वो अपना बिज़नेस पार्टनरशिप के रूप में करवाते हैं तो उनके ऊपर पार्टनरशिप के फीचर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, और अगर वो जॉइंट हिंदू फैमिली के रूप में करवाते हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली के रूप में अप्लाई होंगे। बस फ़र्क इतना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में केवल उस फैमिली के मेंबर ही पार्टनर बन सकते हैं, जबकि पार्टनरशिप में कोई भी आपस में दो फ्रेंड या कोई भी व्यक्ति पार्टनर बन सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति। ठीक है, पार्टनरशिप को सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है। ठीक है, पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है, यानी पार्टनरशिप के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं कि अगर पार्टनर्स में पार्टनरशिप के रिलेशनशिप है, पार्टनर्स के रिलेशनशिप हैं, तो वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप आपस में कोई भी दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति और मैक्सिमम 50 पर्सन्स मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि चलो हम दोनों मिलकर अपना एक व्यवसाय, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति कम से कम और मैक्सिमम 50। मैक्सिमम 50 की जो लिमिट है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी गई है, बल्कि हाँ जी, इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो लिमिट है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ना देकर। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, रिटर्न पार्सल। हाँ, तो आप ऊपर से बेल बजा दीजिए, वो दे देंगे। मैं अभी बाहर हूँ। हाँ जी, अपर ग्राउंड फ्लोर। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें जो मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। ये एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम कितने होंगे, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है। मैक्सिमम कितने होंगे वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर अब आप एक बार इसके फीचर्स देखो। फीचर, इसके सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज ऑल्सो ईजी। ठीक है, इट इज़ नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। ये जैसे ही दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में एग्री कर जाते हैं, म्यूचुअली सभी बातों पर आपस में उनकी सहमति अगर बन जाती है, तो वो तुरंत अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले लीगल फॉर्मेलिटीज़ की तो जाती हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होती। पार्टनरशिप एक्ट को, पार्टनरशिप फर्म को हम गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा सकते हैं अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना रजिस्ट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा देते हो तो एक तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के पास अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपका आधार कार्ड है, वो आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर दी है उसने। ठीक है, या आपको मैंने जैसे कल बताया था कि कहीं एडमिशन लेना है तो आप रजिस्ट्रेशन पहले करते हो, जिससे पता चलता है कि दिस पर्सन इज हेयर हु वांट्स टू टेक दिस। तो रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप फर्म्स का भी गवर्नमेंट के पास होता है अंडर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, कंपलसरी नहीं होता। पार्टनर्स चाहें तो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगर उन्हें चाहें तो वो बिज़नेस स्टार्ट करते समय रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं,
चाहे तो वो बाद में भी जब उनको लगता है कि हमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, तो आफ्टर स्टार्टिंग देयर बिजनेस ऑल्सो दे कैन गेट देयर बिजनेस रजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्यों करवाने की वो सोचते होंगे, वो चीज़ आपको इसमें डिटेल में आगे बताई है कि हमें रजिस्ट्रेशन ना करवाने के क्या नुकसान है और क्या बेनिफिट्स हैं, ये बात आपको इसमें इसी चैप्टर में बताई गई है। तो आपको लगेगा कि अच्छा फिर तो हमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना बेटर है। लेकिन फिर भी अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ उतनी कंपलसरी नहीं है जितनी कि अदर जो आप आगे के जो 3 टाइप के बिज़नेस पढ़ोगे वो बिज़नेस ऐसे होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करवा कर ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप का जैसे इसमें दिया होगा कि द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, वेयर इन द टर्म्स एंड कंडीशंस, एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस यानी सारी शर्तें लिखी होती हैं, या ये ओरल भी हो सकता है, मुंह से बोलकर या आपस में बातचीत से भी हो सकता है, और रिटर्न भी हो सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, और उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी होती हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल एंड रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, कि जो एग्रीमेंट है उसके अंदर बिजनेस जो है लॉफुल होना चाहिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, दस 2 पीपल कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस विल नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप केवल हम कब कहेंगे, जब किसी लॉफुल लीगल बिजनेस को करने के लिए अगर 2 व्यक्ति आपस 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति आपस में एग्री होते हैं तभी हम कहेंगे कि ये पार्टनरशिप का बिजनेस है। ठीक है, जैसे कुछ लोग मिलकर कोई गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ लोग आपस में मिलकर, जैसे होता है कोई धार्मिक रिलीजियस, कोई जैसे आजकल कथाओं का आयोजन होता है, कहीं भंडारे लगते हैं या कोई हवन हो रहा है या कोई भी अदर काम कर रहे हैं चैरिटेबल पर्पस से, वॉलेंट्री पर्पस से, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग ना हो, तो ऐसी आपस में जो 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं उसके ऊपर पार्टनरशिप के नियम अप्लाई नहीं होते। लायबिलिटी के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का डिफरेंस बता चुकी हूँ। तो इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। ये तो एक खास बात है कि सभी पार्टनर्स को अगर बिजनेस की एसेट्स कम पड़ जाती हैं तो पर्सनल एसेट्स से पैसा देना पड़ता है। लेकिन इसमें और ख़ास बात है कि सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड तो होती है, लेकिन साथ में अगर एक पार्टनर के पास पैसा कम है देने के लिए, जितना उसे देना चाहिए था, मतलब बिजनेस में हमें घर से पैसा ला के देना पड़ रहा है और हमारी लायबिलिटी बन गई, पर्सनल लायबिलिटी हमारी बन गई, तो उसमें ये नहीं है कि सारे पार्टनर इक्वल देंगे या अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से देंगे, नहीं। अगर एक पार्टनर के पास नहीं है पैसा तो दूसरे पार्टनर को उसका पूरा पैसा, उसका भी, उसके नाम का भी पैसा उसको देना पड़ेगा। यानी कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होने के साथ साथ उनकी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी मानी जाती है। यानी अगर 4 पार्टनर देने को मना कर दें या नहीं दे पा रहे और तो एक अकेले पार्टनर को भी भरना पड़ सकता है पूरा का पूरा पैसा। वो अलग बात है कि वो बाद में उन 4 से मांगे, उनसे क्लेम करे, कोर्ट केस करे, कुछ करे, लेकिन जब एक आउटसाइडर को पे करने की बात आएगी तो उन आउटसाइडर को इस बात से मतलब नहीं है कि इस 5 ने मिलकर दिया या नहीं दिया। उसे तो मतलब है अपने पैसे से, वो चाहे कोई अकेला दे या सब मिलकर दें, कैसे भी कंट्रीब्यूट करें, कोई कितना भी कंट्रीब्यूट करे, वो उनके आपस में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आउटसाइडर्स इस बात से सेफ रहेंगे कि अगर फर्म में 5 लोग हैं तो मेरा पैसा कोई ना कोई, किसी ना किसी एक को तो देना ही पड़ेगा, अकेले को ही सही। तो इसलिए इसको कहा जाता है द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल। आपकी बुक में लाइन भी है ये, जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स। डेट्स यहाँ पर डेट्स का मतलब लोन्स, लोन देने के लिए वो हम इंडिविजुअल भी लायबल हैं कि मुझे भाई बाकी नहीं दे रहे तो मुझे तो देना ही पड़ेगा अगर मेरे पास है तो, और जॉइंटली भी है कि चलो सब मिलकर देंगे, तो दोनों तरह से लायबिलिटी है।
Jointly, all the partners are responsible for the debts and they contribute in proportion to their share in the business. Jointly का मतलब है कि अगर कोई पैसा देना पड़ा तो सबको मिलकर देना चाहिए, ठीक है. एंड एज सच आर लायबल टू दैट एक्सटेंट. अगर सबके पास है तो चलो भाई सब थोड़ा थोड़ा मिलाकर दे देंगे, लेकिन अगर सबके पास नहीं है, इंडिविजुअली टू ईच पार्टनर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेइंग द डेट्स ऑफ द बिजनेस. कि अकेले एक पार्टनर को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, ठीक है. वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा दूंगा, बाकी का हिस्सा वो देखें, ऐसा नहीं हो सकता. ये इसके अंदर खास बात है. रिस्क बियरिंग, सभी पार्टनर्स बिजनेस का रिस्क बियर करेंगे मिलकर. ये नहीं है, कभी भी पार्टनरशिप ऐसी नहीं होती जिसमें पार्टनर केवल प्रॉफिट के लिए एंटर करे, लॉस के लिए एंटर ना करे. अगर आप पार्टनरशिप में हो तो यू विल बी बियरिंग, यू विल बी अर्निंग प्रॉफिट्स and bearing losses also, ठीक है. The partners bear the risk involved in running the business as a team. The reward comes in the form of profit. Reward मतलब बदले में जो आपको मिलेगा या तो वो प्रॉफिट होगा, वो आप एक एग्रीड रेशो में बांटोगे जो आपकी रेशो होगी, अदरवाइज दे ऑल्सो शेयर लॉसेज इन द सेम रेशो इन द इवेंट ऑफ द फर्म इनकरिंग लॉसेज, ठीक है. अगर लॉस होता है तो भी बियर करना पड़ेगा. डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सभी पार्टनर्स को इक्वल राइट है डिसीजन लेने का, सलाह देने का और दूसरे को अपने डिसीजन से बाइंड करने का. सबका इक्वल कंट्रोल है. जैसे कर्ता में तो सिर्फ डिसीजन का राइट, फाइनल राइट केवल कर्ता के पास था, यहाँ पर सभी पार्टनर्स म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजन लेते हैं, ठीक है. अगर कोई एक पार्टनर मना कर देता है किसी फेवर में तो उसमें फिर वो देखा जाता है कि कितने % पार्टनर मान गए हैं. मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स को कम से कम, बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का फेवर होने पर वो डिसीजन लिया जा सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सब तो मना कर रहे हैं और एक अकेला ले रहा है. ऑल द पार्टनर्स हैव राइट टू टेक डिसीजन एंड कंट्रोल द बिजनेस. लेकिन वो कई बार क्या है, पार्टनर्स अपनी मर्जी से किसी एक पार्टनर को, सब पार्टनर्स मिलकर किसी एक या दो पार्टनर को अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर डिसीजन ले लो. अगर वो ऐसी अथॉरिटी दे देते हैं और फिर वो अकेला व्यक्ति डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन सारे पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होगा, है ना. जैसे अगर आप लोग कहो कि मैं हमारे बिहाफ पर तुम जाकर बोलाओ, सबके ऊपर बाइंडिंग होगा. तो द पार्टनर शेयर अमंग देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज. डिसीजंस आर जनरली टेकन बाय म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल का मतलब आपसी, म्यूचुअल मतलब आपसी, कंसेंट सहमति, आपस में सहमत होकर, मतलब उस बात पर सबकी जब वो हो जाएगी कि हाँ भाई ठीक है करते हैं ये काम, तब वो डिसीजन ले सकते हैं. तो दस द एक्टिविटीज़ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स आर मैनेज्ड थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है. जबकि उसमें क्या करता है, अकेला डिसीजन लेता था. कंटिन्यूटी, इसमें भी कंटिन्यूटी थोड़ी सी कम होती है कि अगर किसी एक पार्टनर को कुछ हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है या सारे पार्टनर्स को हो जाए. हालांकि इसकी सोल प्रोप्राइटर से तो ज़्यादा है कंटिन्यूटी अगर देखा जाए, लेकिन और जो बिजनेस हाउसेज हैं उनसे कम है. दूसरा एक क्या है कि आपस में पार्टनर्स में रिलेशनशिप कितने लंबे समय तक रहते हैं वो भी डिपेंड करता है. उस मामले में अगर देखा जाए तो इसकी कंटिन्यूटी सोल प्रोप्राइटरशिप से भी कम है, ठीक है. क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर, जो पार्टनरशिप फर्म है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद ईच अदर. इफ देयर रिलेशनशिप गेट स्पॉइल्ड द पार्टनरशिप कम टू एंड, ठीक है. अगर रिलेशनशिप अच्छे चलते रहे तो ये बहुत लंबे समय तक चल सकती है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स विद ईच अदर, ठीक है. और नंबर ऑफ पार्टनर्स देखो, ये इसके अंदर क्लियर कट बताया हुआ. द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस फर्म इज 2. पार्टनरशिप फर्म इज 2. अब देखो आगे देखो क्या है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दिया है स्क्रीन पर, दिख रहा है. इसमें उसके अकॉर्डिंगली अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100, ठीक है. इंडियन जो कंपनीज एक्ट 2013 में तो कहा गया कि 100 हो सकते हैं, लेकिन बाद में एक नया रूल आया, एक नया रूल इंसर्ट किया गया 2014 में, और उसमें कहा गया कि 100 नहीं 50. तो अब अगर आपका क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो
तो आपका आंसर होगा 50। इन विच एक्ट 2013 और इन विच रूल 10 ऑफ 2014। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस बने हुए हैं। मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, अंडर विच रूल, अंडर रूल 10 कितने कहे गए हैं, 2013 एक्ट में कितने कहे हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चंस आपके बनते हैं इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है इसका म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट हैं। ठीक है, एजेंट कौन होते हैं कि एक व्यक्ति, एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन व्यक्ति, और उसके एजेंट होते हैं जो उसके नाम से उसके बिहाफ पर काम करते हैं। समझ रहे हो? यानी कि जब जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल द्वारा बताई गई, प्रिंसिपल यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल एनी वन ऑन हुज बिहाफ द अदर पर्सन इज डूइंग वर्क। जैसे LIC के एजेंट सुने होंगे आपने, इंश्योरेंस एजेंट सुने होंगे, है ना। तो या अब एजेंट क्या है, एजेंट LIC के दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस पर दूसरों का इंश्योरेंस करते हैं। इवन क्लास मॉनिटर इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ द क्लास टीचर। क्लास टीचर ने उसको कहा कि जाकर ये बात कर दो, या जाकर तुम मेरे बिहाफ पर ये बात बोल दो। ठीक है, तो अब मान लो एजेंट कोई काम करता है तो ये माना जाता है कि वो काम किसने किया है, प्रिंसिपल ने किया है, यानी मेन पर्सन ने किया है। अगर एजेंट कोई गलत स्टेटमेंट देता है या कोई भी गलत काम देता है, कर देता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल यानी मेन पर्सन, प्रिंसिपल स्कूल की प्रिंसिपल नहीं, मेन पर्सन जिसने उसको अपना एजेंट बनाया, जिसके बिहाफ पर वो काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो एजेंट के द्वारा किए गए हर काम के लिए प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, चाहे वो काम गलत हो चाहे वो सही हो। ये माना जाता है जैसे दैट वर्क हैज़ बीन डन बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। अब यहाँ पर इन्होंने कहा ये म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। इस लाइन का मतलब है कि अगर कोई एक पार्टनर कुछ भी काम करता है शोइंग हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है, तो हिज वर्क, हिज कॉन्ट्रैक्ट, हिज वर्ड्स जो उसने एज अ पार्टनर कि भाई मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ये वाली बात के साथ या वो फर्म की स्टैंप यूज करते हुए अपने आप को फर्म का पार्टनर शो करते हुए अगर किसी भी बाहर वाले व्यक्ति के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कोई भी एग्रीमेंट साइन कर लेता है, कोई भी वायदा कर देता है, तो दैट वर्ड्स, दोज वर्ड्स विल बी बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स ऑल्सो। वो ये नहीं कह सकते भाई वो क्या आया उससे पूछो हमें नहीं पता, वो ये बात नहीं कह सकते। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति, अब जैसे हम ही लोग कई रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, मैं अपनी बेटी के स्कूल जाती हूँ तो मैं एज अ मदर जा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ तो मैं एज अ टीचर बात कर रही हूँ, कहीं और जाती हूँ तो मैं एज एन एम्प्लॉई हो सकती हूँ। तो हर व्यक्ति को शो करना होता है कि वो किस कैपेसिटी में काम कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पार्टनर की शो करते हुए पार्टनर की कैपेसिटी में किसी आउटसाइडर के साथ कोई भी कांटेक्ट कर लेता है, उसको कोई भी प्रॉमिस कर लेता है, ठीक है, कोई भी वर्ड्स बोल देता है, तो दोज वर्ड्स विल बी द वर्ड्स ऑफ द अदर पार्टनर्स ऑल्सो। ठीक है, वो अपने आप को फिर ये कहकर नहीं बचा सकते कि उसने कहा था तो उससे बात करो। तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल एजेंट। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप हाईलाइट्स द फैक्ट दैट इट इज अ बिजनेस कैरीड ऑन ऑल बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। भाई सब कर रहे हैं या एक पार्टनर दूसरों के लिए दूसरे के बिहाफ पर काम कर रहा है। इसके बाद अब इसके मेरिट्स देखो, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको शुरू करना भी आसान है, बंद करना भी आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम है। ये कब स्टार्ट होता है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हो सकती है, जब कोई दो पार्टनर मिले, जब कम से कम दो व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं।
ठीक है, किस चीज़ का एग्रीमेंट? कि वो पार्टनरशिप में कि वो बिजनेस करेंगे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। दो बातें होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट टू डू द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और इसको बंद करना भी उतना आसान है, बहुत ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट इसके लिए भी कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। जो अदर आप बिजनेस पढ़ोगे ना आगे, उनके लीगल प्रोसीजर हैं। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, सभी मेंबर को इक्वल राइट्स होते हैं। सभी को राइट है। तो बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब हुआ? कि सभी लोग अपनी अपनी सलाह देंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके डिसीज़न लेंगे, तो वो डिसीज़न ज़्यादा सही होने के चांसेस हैं। पूरी अकेला व्यक्ति डिसीज़न लेगा तो क्या होगा, उसके पास ज़रूरी नहीं है हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ हो, हर चीज़ की नॉलेज हो, है ना। लेकिन जब कई लोग मिलकर डिसीज़न लेंगे तो वो बैलेंस्ड डिसीज़न होगा। ठीक है, क्योंकि एवरीबडी विल यूज़ हिज नॉलेज, हिज एक्सपीरियंस एंड हिज बेस्ट एफर्ट्स टू रीच द करेक्ट डिसीजन। मोर फंड्स, मोर फंड्स मतलब सभी पार्टनर्स मिलकर उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर हमें और पैसा चाहिए तो वी कैन इनवाइट अनदर पार्टनर, वी कैन एडमिट या जॉइन अनदर पार्टनर इफ़ वी वांट टू हैव सम मोर फंड्स। तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप विल हैव मोर फंड्स बट लेसर अमाउंट, लेसर देन द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फंड होता है, इसमें लेकिन सोल प्रोप्राइटर से कंपैरेटिवली ज़्यादा फंड्स होते हैं, क्योंकि 2 or more पार्टनर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी शेयर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा बड़े लेवल पर, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको कुछ ज़्यादा पाना है, हाई रिस्क हाई गेन। ठीक है, अब अगर वो रिस्क शेयर हो सकता है तो हम रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो रिस्क शेयर नहीं हो सकता तो हर व्यक्ति एक अपना जितना वो टॉलरेट कर सकता है, बियर कर सकता है रिस्क, उतना ही लेगा, तो फिर उसके प्रॉफिट भी कम होंगे। हाई रिस्क हाई गेन, तो यहाँ पर रिस्क बियरिंग होने से एक व्यक्ति को अकेले को बेचैनी नहीं होती, अकेले को कोई स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, उसे पता है कि सब लोग मिलकर कंडीशन संभाल लेंगे। इसके बाद है सीक्रेसी। सीक्रेसी भी, हालांकि पार्टनरशिप में सीक्रेसी कम होती है, बट एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी इसमें सीक्रेसी ज़्यादा होती है। सीक्रेसी मतलब बिजनेस के अकाउंट्स देखना, बिजनेस के डिसीजंस लेना, बिजनेस के सप्लायर्स कौन है, बिजनेस के कौन कस्टमर्स हैं, उनकी जो सीक्रेसी है सबसे ज़्यादा तो सोल प्रोप्राइटर में ही होती है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में भी कंपैरेटिवली सीक्रेसी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो हैं उसमें पब्लिक इन्वॉल्व है ना, आम लोग इन्वॉल्व हैं जो कंपनी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को तो प्रॉपर मीटिंग्स बुलानी पड़ती हैं, प्रॉपर न्यूज़पेपर में देना पड़ते हैं, अपने अकाउंट्स देने पड़ते हैं, अपने जो उनके कस्टमर्स हैं वो भी बताने पड़ते हैं कि हमारे से कौन सामान खरीदता, तभी जो है लोग इन्वेस्टर उनके साथ अटैच होते हैं। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो है हैव टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग पब्लिकली, बट अ पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि जो पार्टनर्स हैं केवल उनमें आपस में वो होता है, डिस्कशन होता है, और उन्हीं तक वो इन्फॉर्मेशन रहती है। तो लार्ज जो पब्लिक है, पब्लिक एट लार्ज जो है, उसको ये चीज़ें इन्फॉर्म नहीं करनी होती, तो सीक्रेसी इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे लिमिटेशंस की। ठीक है, लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? कमियां। पहला लिमिटेशन है, इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन वही है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेशंस होती हैं तो हम क्या होता है, जब हमें चूज़ करना होता है ना कि कौन से टाइप का बिजनेस, कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हम यूज़ करें, तो हम उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को ही देखते हैं कि अच्छा ये फ़ायदे हैं, चलो इसका नुकसान देखते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर में भी और इसमें भी। तो इसलिए इससे बचने के लिए फिर हम लिमिटेड लायबिलिटी वाले बिजनेस देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, लेकिन साथ में और चीज़ें भी हैं, है ना। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी सबसे बड़ा लॉस है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम हमेशा
अपनी बिजनेस एसेट्स और पर्सनल एसेट्स दोनों को रिस्क पर रखते हैं, ठीक है ना। हर टाइम हमारी वो चीज़ें भी यूज़ की जा सकती हैं, वो रिस्क रहता है। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड लोग होते भाई हमारे जो एक लिमिटेड 50 ही लोग तो है ना मैक्सिमम, तो हम इसमें रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा तो होते हैं एज़ कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर, तो ज़्यादा हैं, बट बहुत बड़ा जो ह्यूज अगर हमें पूल ऑफ फंड्स चाहिए टू रन अ वेरी लार्ज बिजनेस, या बड़ा टेक्निकल टाइप का कोई बिजनेस करना है हमें जिसमें फंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए, अपने बिजनेस को बहुत हमें हाई लेवल पर ले जाना है, तो वहाँ पर जो हमारे फंड्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, है ना। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हम इससे नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो पार्टनरशिप है वो भी स्मॉल स्केल बिजनेस तक ही लिमिटेड रह जाती है। मैंने आपको बताया था स्मॉल स्केल बिजनेस की क्या लिमिट है, क्या बताया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कितनी कैपिटल होती है, 10 करोड़ से 10 करोड़ अप टू 10 करोड़, है ना। तो मतलब कि पार्टनरशिप में ज़्यादातर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादातर वो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या उससे ज़्यादा, एक कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी, मीडियम कैप एंड लार्ज कैप, कैप का मतलब कैपिटल, तो वो स्मॉल या मीडियम तक ही रह जाते हैं, उससे ज़्यादा हाई लेवल तक वो नहीं जा पाते। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ये भी इसकी बहुत बड़ी कमी है। कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, आइडिया जो भी आपस में मतभेद, आपस में विचारों का ना मिलना, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि ऑल द पार्टनर्स आर द मास्टर्स, नोबडी इज सबॉर्डिनेट, ठीक है ना, सभी बराबर के हैं, एवरीबडी इज मास्टर। जब बहुत सारे मास्टर हों, ठीक है, बहुत सारे ही अपने आप में ऑनर हों और सभी को एक साथ डिसीजन लेने का राइट भी हो, ठीक है, तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट्स, मतभेद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये बिज़नेस बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते, ठीक। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी मैंने बताया कन्फ्लिक्ट्स का ही कारण है एक तो, और इसके अलावा अगर सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए, बाई चांस कई सारे एक साथ ही कुछ हो जाए, तो ये बिज़नेस जल्दी बंद हो जाते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस यानी कि पब्लिक का, जैसे क्या होता है, अगर हमें मान लो एक पार्टनरशिप फर्म को उधार लेना है किसी से, या वो कोई भी पब्लिक के सामने अपना कोई प्रपोजल रखते हैं, तो पब्लिक का पार्टनरशिप फर्म में विश्वास कम होता है। उसका कारण क्या है कि इनका रजिस्ट्रेशन होना ना होना इनकी मर्जी है, मतलब कि इनकी गवर्नमेंट के पास आइडेंटिटी है भी या नहीं है, ये पब्लिक को नहीं पता। रजिस्ट्रेशन हो गया तो गवर्नमेंट के पास आइडेंटिटी हो गई, और रजिस्ट्रेशन होगा तो इसका मतलब आपने कुछ शर्तें पूरी की हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो कर रहे हो, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाया है। और अनरजिस्टर्ड में क्या होगा कि आपको तो गवर्नमेंट भी नहीं जानती, पता नहीं आपने पीछे क्या क्या किया हुआ है, आप कैसे चलते हो, आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हो, तो पब्लिक का उनके ऊपर विश्वास कम होता है। पब्लिक ऑलवेज सी दैम विद सस्पिशन। टाइम नहीं हुआ अभी, हो गया, चलिए ठीक है। अब इसके टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कल करवाएंगे।